प्रिय दर्शकों, डॉक्टर को इस धरती का दूसरा भगवान कहा जाता है, जिससे एक डॉक्टर की महानता का पता चलता है। डॉक्टर लोगों का इलाज कर लोगों को एक दूसरे जन्म देता है। यही मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। बीमार लोगों के लिए डॉक्टर ही आशा और उम्मीद होती है। डॉक्टर को अपनी यथाशक्ति गरीबों की मदद करनी चाहिए। ऐसे ही एक डॉक्टर है जो दक्षिण मुंबई के भेंडी बाजार इलाके में इमामबाड़ा के करीब पिछले कई सालों से अपनी क्लिनिक चला रहे हैं, जिनका नाम है डॉक्टर शफीक अख्तर कुरैशी साहब। वर्ल्ड डॉक्टर डे के मौके पर हमने डॉक्टर कुरैशी साहब से बातचीत की। बातचीत के दौरान डॉक्टर साहब ने हेल्थ टॉपिक पर हमसे कुछ बातें की। कोविड के बारे में उन्होंने बड़ी फायदेमंद बातें बताई। आइए सुनते हैं डॉक्टर शफीक अख्तर कुरैशी साहब ने क्या कहा। डॉक्टर कुरैशी साहब, आपका स्वागत है खबर एक्सप्रेस न्यूज़ में। डॉक्टर कुरैशी साहब, जैसे कि कोरोना काल चल रहा है, ये इसमें अभी एक नया वेरिएंट सुनने में आया है लोगों को, जो डेल्टा वेरिएंट है, उसके बारे में थोड़ी सी हमारे दर्शकों को बताइएगा कि वो क्या चीज़ है और उसके सिम्टम्स क्या है। देखिए, ये जो अभी वायरल का दौर चल रहा है, वायरस हमेशा है ना एक अलग ही फेस लेके आता है, लेकिन बहुत से सिम्टम्स उसके तकरीबन जो है कॉमन होते हैं। जैसे सर्दी होना, नाक से पानी है, बदन में दर्द है, गले में खराश है, तो ये सब उसके कोई भी वायरस होगा तो तकरीबन सिम्टम्स ऐसे ही मिलेंगे। कोरोना का जब दौर आया तो उसके अंदर भी ये सब बातें थी। और कोरोना का सबसे डेंजर पहलू ये था कि वो जब लंग्स पे इफेक्ट करता था तो अंदर जाने के बाद अगर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी उससे नहीं फाइट कर पाती थी तो वो लंग्स को डैमेज करता था। जब शुरू में तो किसको भी नहीं मालूम था कि है क्या, और इतना जो भी नुकसान हमको शुरू से हुआ है, क्योंकि इसके बारे में मालूमात नहीं थी, डॉक्टर्स को भी नहीं मालूम था। लेकिन जैसे जैसे मालूमात होती गई, जहाँ पे पहली दफ़ा ये हुआ, जैसे अमेरिका है, इटली है, वहाँ पे लोग मरने लगे। लोगों के दिल में सबसे बड़ा तो पहला खौफ आ गया था कि ये कैसी लहर है। जैसे नहीं आज से 50-60 साल पहले जो प्लेग होता था हिंदुस्तान में, तो गांव के गांव साफ हो जाते थे, मोहल्ले के मोहल्ले। तो इस तरह का ये आने के बाद लोगों के अंदर शर्म में गए कि शायद अभी हम लोग का सबका काम एक अजाब इलाही है, या कोई बहुत ऐसी कोई डिजीज़ है कि जिसमें कोई काबू अब तक हम नहीं पा सके। बहरहाल वो आहिस्ता आहिस्ता जब समझने लगे तो मालूम पड़ा कि भाई सबसे बड़ी चीज़ में अहमियत रखती थी इम्यूनिटी, और इससे दूरी रखना। दूरी रखने का मतलब ये कि जैसे हमने मास्क बोला गया, सैनिटाइज़र बोला गया, सोप एंड वाटर है, और हाथ नहीं मिलाना, और जिसको अगर सर्दी है, छींक आ रही है तो वो लोगों से दूर रहें। शुरू में आया कि 2 फीट, बाद में फिर हुआ कि 6 फीट अपना दूर होना चाहिए, जो पॉसिबल नहीं था। सबसे बड़ा इसके अंदर जो हमको डिफेंस का वो था, एक पावर, वो था मास्क, और लोगों से थोड़ी दूरी कायम रखना, और अपने हाथों को सैनिटाइज करना। क्योंकि लगने के बाद एक दूसरे को जैसे हाथ मिलाया, हमने कभी लिफ्ट में चढ़ के हमने जहाँ कहीं भी छुआ, तो उस वक्त तो ऐसा हालत था कि अगर एक केस अगर कहीं पे मिल गया बिल्डिंग में तो पूरी बिल्डिंग को सील करते थे ना। उसके बाद कॉम्प्लेक्स में अगर किसी सोसाइटी में मिला, पूरी सोसाइटी कॉम्प्लेक्स हुई, जैसे हमारी सोसाइटी में हुआ था। लेकिन जैसे जैसे इसकी मालूमात होने लगी तो मालूम पड़ा कि ये इसको अगर हम बच जाएं, हम जो प्रिवेंशन ले लें, तो ये चीज़ जो नहीं फैलेगी। तो पता चला कि फिर जो सोसाइटी का मसला था उसको सील करना बंद किया। फिर पता चला कि जिस कॉम्प्लेक्स में बिल्डिंग में हो उसको सील करो, वो ख़त्म होने के बाद फिर घर को सील करो। अब ये है कि आदमी अगर अपने आप को खुद भी आइसोलेट कर लेता है या क्वारंटाइन कर लेता है, और अगर उसकी जो शिद्दत है, जो उसके क्या हम लोग बोलते हैं वायरुलेंस, बीमारी की अगर बहुत ज़्यादा नहीं है और लोग उससे दूर हैं, तो इससे हमको बचा जा सकता है। अभी आपने डेल्टा प्लस की बात की, ये एक्चुअली हम लोग है ना, मेडिकल में कोई नई चीज़ आती है तो हम अपने हिसाब से उस पर एक नाम दे देते हैं कि बीमारी ऐसी है। उसके अंदर भी कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं डेल्टा प्लस के, सर्दी, जुकाम और सर में दर्द होना, बुखार आना। तो इस वक्त उसके लिए यही है, जो कोरोना के लिए हमको बचना है, वही हमारे इश्यूज़ हैं। और इसके बारे में जो अगर हमको जो तहकीकात करने वाले लोग हैं, वो मालूम करने के बाद अगर उसकी कोई हमको ख़ास वो देंगे मालूमात, तो हम अपने पेशेंट को बताएंगे आपको इसके बारे में कैसे फॉलो करना। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि जो पहले कोरोना वायरस आया था और जो अभी डेल्टा वायरस आया, इसमें आप बताएंगे डेल्टा वायरस जो पहले का जो वायरस था उससे ज़्यादा सीरियस है? अभी वो प्रूफ नहीं हुआ है। अभी ऐसा नहीं, अगर वो सीरियस उससे ज़्यादा खतरनाक होता तो आज लाइन लग जाती। मालूम पड़ता हर तरफ एक वेव चली हुई डेल्टा प्लस की। तो ये एक वेरिएंट है जो कोरोना से या कोई भी हमारा जो वायरस होते हैं तो ये इफेक्ट करे। अब उसकी मालूमात हो रही है, यहाँ डेथ रेशियो, सीरियस होने वाला रेशियो नहीं है, तो इसलिए हमको इसकी ज़्यादा फिक्र। लेकिन एहतियात, जैसे हमारे वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये केसेस कम होने के बाद भी हमको ये मास्क लगाना है, अपना सैनिटाइजर इस्तेमाल करना और डिस्टेंस रखना है। तो ये आज हमको, मैं समझता हूँ, कई साल तक फॉलो करेंगे तो ये वेरिएंट्स भी बंद हो जाएंगे
और कोरोना के जो नुकसान है ये भी खत्म हो सकते हैं। अच्छा, जैसे कि डॉक्टर साहब ये कोरोना वायरस चल रहा है, डेल्टा वायरस चल रहा है, जो भी है, तो इसको घर में हम ट्रीट कर सकते हैं? ट्रीटमेंट उसका कुछ है घर के लिए? देखिए, सबसे पहला इशू आता है प्रिवेंशन, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट का है। आज माशाल्लाह जब से अभी 2 साल हुए हैं, जो एक्सपीरियंस डॉक्टर को हो गया है, आज लोगों ने घरों पे भी ट्रीट किया है। और मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ों बार एहसान है, मुझे मुमरा से, नाला सुपारा से लोगों ने मुझे फ़ोन किया, मीरा रोड से, और मैंने उनको ऑडियो कॉलिंग पे उनको और अपने वीडियो कॉलिंग पे देख देख के मैंने उनको सब बताया, और माशाल्लाह वो लोग अच्छे हो गए। एक नहीं, एक पूरी फैमिली के 4 मेंबर, उनके दोस्त है, कम से कम 15-20 लोग अच्छे हुए। कभी ऐसा होगा तो मैं आपको नंबर दूंगा, आप उनसे बात कर सकते हैं। अच्छा सर, जैसे कि अभी जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, लोगों को लेके काफ़ी वैक्सीनेशन को लेके काफ़ी सवाल आते हैं कि इज़ इट राइट टाइम टू टेक द वैक्सीनेशन या शुड वी वॉच, और जैसे कि और भी कुछ सवाल आते हैं कि भाई वैक्सीनेशन लेने के बाद में लोगों को ऐसा भ्रम है कि इससे मौत भी हो रही है। बराबर। देखिए, ये जो मौत होने का इंजेक्शन लेने के बाद, इसको एनाफाइलेटिक शॉक बोलते हैं, एनाफिलिक्सिस। ये लाखों में अगर एक को होता है तो आप बाकी के लोगों को ना नहीं बोल सकते, इसकी अहमियत है। लेकिन पेशेंट जो हमारे मरीज हैं या मतलब एक जनरल पब्लिक है, उन लोग के दिमाग में डर इसलिए है कि गवर्नमेंट भी है ना, कोई प्रोटोकॉल एक स्टडी नहीं दे पा रहा है। जैसे शुरू में उन्होंने कहा था कि एक वैक्सीनेशन आएगा, कोवैक्सीन, फिर कोविशील्ड, और फिर बाहर के वैक्सीन का भी नाम आ रहा था। तो गवर्नमेंट खुद सचोपन में थी, जो बनाने वाले हैं उनका भी ये था कि भाई ये बराबर बना नहीं पा रहे हैं, और इसकी मतलब ये सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो 20 दिन का जो पीरियड था उसको उन्होंने बढ़ा के 40 किया, उसके बाद 60 हुआ, उसके बाद 90 हुआ, अब 120 हो रहा है। अभी हालांकि 90 भी स्टडी है, लेकिन 120 का भी एक मुझे मरीज ने आके बताया, तो मैंने कहा भाई ये 90 दिन के बाद लेना, तो बोले मेरे लेटर पेपर जो उन्होंने दिया उसमें 120 दिन लिखे। तो ये जो नॉन स्टडी प्रोटोकॉल हमको वो जो गवर्नमेंट दे रही है और पब्लिक के अंदर ये जो फैल रहा है, तो हम उनको नहीं बोल रहे कि आप इसमें मतलब डरो, हम तो बोलते हैं आप अल्लाह का नाम लेके लो। आज हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, मतलब मेडिकल फ्रेटर्निटी की तरफ से, और जो वैक्सीनेशन जो बना रहे हैं कि पब्लिक को कोई नुकसान ना हो। मगर ये कैसा होता है कि इसका कोई भी वैक्सीनेशन जैसे बच्चों को भी देते थे, उनको लगता था तो उसकी वजह से बुखार 1-2 दिन आना, थोड़ी से नाक से पानी आना, वो बड़ों में भी है। लेकिन चूंकि नया है, थोड़ी शिद्दत है, और व्हाट्सएप ग्रुप ने लोगों को डरा दिया कि इससे मौत भी होती है। तो बहुत कम ऐसे हैं केसेस, और जो अगर मौत होगी, मैं एक मुसलमान होने के नाते बोल सकता हूँ कि ये अल्लाह की तरफ से होगा। हमको वैक्सीनेशन से नहीं होना है, और जहाँ पे वैक्सीनेशन लगते हैं उन लोगों को जब रिएक्शन होता है उसके लिए तैयारी करके रखना चाहिए। क्योंकि हम लोग जैसे भी आज IBP वगैरह कुछ ऐसे भी रेडियोलॉजिकल टेस्ट है जिसके अंदर पेशेंट जो हम IV देते हैं उसको डाई वगैरह, उसके अंदर उसकी मौत हो सकती है, लेकिन लाखों में एक को होता है, लेकिन वहाँ पे तैयारी रहती है। तो यहाँ भी होना चाहिए। और यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ जो सोसाइटीज़ में हो रहा है, मुझे उसके अंदर थोड़ा सा ये है कि अभी आपने देखा होगा कि सोसाइटीज़ के मामले में भी कुछ कांड हुए कि जिसके अंदर भी एक डॉक्टर भी अरेस्ट हुआ है। तो जब तक गवर्नमेंट की बॉडी उनके साथ ज्वाइन नहीं होती है और वहाँ पे वैक्सीनेशन देते वक्त एनाफाइलेक्सिस की पूरी प्रिकॉशन और मैनेजमेंट नहीं होता, तो ये नहीं देना चाहिए। एकदम एक्सपर्ट डॉक्टर्स होना चाहिए। एनाफाइलेक्सिस होने के बाद वहाँ पे जो उसका ट्रीटमेंट होता है कि जो इंजेक्शन है, ऑक्सीजन है और एड्रेनलिन वगैरह हम लोग देते हैं एनाफाइलेक्सिस के लिए, एंटी एलर्जी, वो पूरा सेटअप हो तो देना चाहिए। नहीं एक लोड हो गया था, पैरालाइज का अटैक आ गया था, दोनों हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। मुमरान से आ रहा हूँ मैं अभी, हेल्थ हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हुआ था। वो लोगों ने कोई देख रेख बराबर से किया नहीं, उसकी वजह से परेशानी बढ़ती चली गई दिन ब दिन, और 4-5 रोज 6 रोज तक के हॉस्पिटल में रखा। फिर उनको मैंने गाली दिया, बाकायदा उनको बोला कि भाई अब हमको यहाँ नहीं रहना है, तुम मुझको वो दे दो, साइन करता हूँ। मैं साइन नहीं कर पा रहा था, हाथ से हाथ मंगा रहा था। अभी भी इंडियन ओवरसीज बैंक में मैं सर्विस करता था पहले, अब रिटायर हो गया हूँ। लेकिन डॉक्टर कुरैशी की वजह से अभी सेहतमंद, माशाल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अच्छा, सेकंड ये जो डॉक्टर साहब अभी जो ऐसा सुनने में आया था, जो 3rd वेव आने वाली है, तो ये बच्चों में ज़्यादा आने वाली है, ऐसा बोला जा रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा भी मैं आपको बताऊं। यहाँ पे है ना, जब हुकूमतों में मतलब बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री लेवल से ये बात आई कि 3rd लेवल वो वेव आने वाली है और बच्चों के लिए,
एज अ डॉक्टर और इंसान मेरा फ़र्ज है ये सवाल करना कि वो कौन सी ऐसी ऑथेंटिक रीज़न है जो ये बता रहा है कि ये बच्चों को इफेक्ट करेगा। आप अगर उसको सबूत नहीं कर सकते तो मेरा हक है पूछने का कि आपने ये बात बोल के माँ बाप के दिल के अंदर एक खौफ डाल दिया। आज स्कूल अगर शुरू हुए और माँ बाप अगर ये बोलेंगे हम अपने बच्चे नहीं भेजेंगे तो वो हक भेजा नहीं, उनका राइट है, क्योंकि एक वेव आने वाली जो बच्चों को लेके जाने वाली तो वो कैसे उनको खुला छोड़ दे। उसके बाद गवर्नमेंट को वो प्रिवेंशन बताना चाहिए या उनके डिफेंस के लिए कि हमारे पास क्या वो तैयारी नहीं कि हम बीमार होंगे तो एडमिट होंगे तो बेड बढ़ा दो, ये वो नहीं। हम इसको कैसे बचा सकते हैं कि बच्चों को इसकी तकलीफ ना हो। और अभी भी ये कोई ऑथेंटिक वो बेसिस पे नहीं हो रहा है और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आप किसी बिना पे बोल सकते हो कि ये बच्चों के अंदर आएगी। क्या ये बोल सकते हो बच्चों के अंदर इम्यूनिटी कम होती है ये अब लगने के बाद, लेकिन अभी 2 वेव के अंदर बच्चों को नुकसान नहीं हुआ है तो अभी मेरे पास तो प्रूफ नहीं है। और मैं गवर्नमेंट से भी सवाल कर सकता हूँ कि आपके पास कौन से डॉक्टर मेडिकल प्रूफ है कि जो ये आके बच्चों को ही नुकसान करेगी। भी महाराष्ट्र स्टेट में और केरला स्टेट में और 2-3 स्टेट में ब्लैक फंगस और येलो फंगस इन लोगों को काफ़ी जोर पकड़ा हुआ है जी, तो इसके बारे में थोड़ा सा खुलासा करिएगा। इसका एक रीज़न है अनहाइजीनिक पुअर कंडीशन। सब लेवल जो गरीब लोग हैं और ये जो फंगस के अपना कोविड के इन्फेक्शन से गुजरे हैं उन लोगों को लगातार जो ऑक्सीजन सप्लाई किया गया उसमें जो पानी डाला जाता है अगर वो स्टेराइल नहीं था तो एक तरह से देखा जाए तो हमारी गफलत है कि अगर आप मेडिकल में हो और हमको मालूम है ये चीज़ नुकसान कर सकती तो हमको पहले से ही नहीं करना चाहिए था। बाद में बोला ये गया कि भाई इसके अंदर नल का पानी जनरल पानी डालते थे इसकी वजह से हुआ है। होता क्या है कि जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है जैसे आज फंगस हमारे बॉडी में होता है जो जनरल फंगस बोला जाता है वो पसीना आने से पानी लगने से एक ही कपड़े को बार बार पहन के पसीना जो रिपीट होता है उससे फंगस होता है। लेकिन नाक में जब ऑक्सीजन लगातार महीनों लगा रहा घंटों मतलब कई कई हफ्ते लगा रहा तो उसकी वजह से ये होने के चांसेस थे। ये भी ऐसा पेंडेमिक या एपिडेमिक तो मैं नहीं इसको बोलूँगा लेकिन जिन लोगों ने किया है अनहाइजीनिक कंडीशन के अंदर अभी अगर समझो लगा और एक आदमी जो है बेचारा एकदम गरीब है उसको नहीं मालूम है हाइजीन क्या है उन लोगों का अगर ट्रांसफ़र हुआ तो वो चांसेस है। लेकिन ये ऐसा नॉर्मली मुझे मालूम है मेरा अपना फीलिंग है कि ये बहुत वास्ट उस पर नहीं फैलेगा। फैला है एम्फोरोसिटिन करके जो इसकी दवा आती है वो भी जल्दी मिलती नहीं है। हमारे पीएम ने भी बोला कि कैसी भी दवा महंगी से महंगी लाओ इन लोगों को दो तो उसके अंदर ये ट्राई कर रहे हैं लेकिन ये इतना कॉमन नहीं होगा जहाँ तक मेरी अपनी नॉलेज है। बाकी जब ये मालूम पड़ेगा अगर कॉमन है तो उसके प्रिवेंशन के लिए हम लोग करेंगे हिफाजत के लिए। मतलब एक तरीके से ये मेडिकली स्टाफ की लापरवाही की वजह से ये ब्लैक कुछ हद तक मतलब लोगों ने जानबूझ के नहीं किया लेकिन जब मालूम पड़ा कि इसलिए हो रहा है तो स्टेराइल वाटर उसमें डालना चाहिए था। मतलब वो तो मालूम बाद में जब इन्फेक्शन आया तो। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि आजकल एक फीवर बहुत चल रहा है कि लोगों में 3 डेज़ का है 7 डेज़ का है और काफ़ी हाई फीवर चल रहा है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है? ये वो फीवर है जो हर बारिश में हर मौसम में अलग अलग आता है। जैसे आजकल मलेरिया और डिसेंट्री खांसी सर्दी टॉन्सिलाइटिस डेंगू और टाइफाइड ये बहुत कॉमन क्योंकि हम लोग अनहाइजीनिक काम आज भी कितने भी पढ़ लिख लें पैसे वाले हो जाएं जो मेडिकल हाइजीन चाहिए वो हम लोग नहीं दे पाते। कहीं भी खाना पीना खुला हुआ है कहीं भी खड़े खूंचे पे ले लिया तो ये सब वायरस है बाकी और कुछ नहीं। ये जो हमेशा होता है वो। अच्छा डॉक्टर साहब जैसे डॉक्टर्स डे है तो आप हमारे दर्शकों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई मैं ये बोलूँगा कि डॉक्टर को लोग बहुत मानते हैं। आज कुछ लोग उसको भगवान बोलते हैं कोई फरिश्ता बोलते हैं लेकिन जब कभी कभी सुनने में आता है कि कुछ लोग डॉक्टर्स की ज़रा सी भी लापरवाही हालांकि जानबूझ के कोई नहीं करता है और उनको मारते भी हैं अस्पताल में खबर आती है तो डॉक्टर्स डे को अगर आप अहमियत दे रहे हो तो डॉक्टर्स डे को बाद में अहमियत दो डॉक्टर को पहली अहमियत दो और आप उसको बेइज्जत मत करो। आप ये देखो कि अगर वाकई डॉक्टर्स भी इंसान है वहाँ एक से एक ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनसे मुझे मतलब शिकायत भी है चिढ़ भी होती है कि आप है ना पेशेंट को अपना वो मत समझो नौकर, वो हमारा जरिया माश है हमारी ज़िंदगी तो उसको इज्जत तुम भी दो। हम डॉक्टर्स को मैं भी देता हूँ मेरे बारे में आप मालूम कर लें कि मैं उनके डॉक्टर्स के लिए पेशेंट के लिए पूरा वक्त देता हूँ। अगर वो कुछ आड़े टेढ़े भी होते हैं तो प्यार मोहब्बत से उनको मैं टैकल करता हूँ। मैं उनसे नाराज़ नहीं होता उनको बुरा भी नहीं बोलता हूँ लेकिन बहुत कम ऐसे होते हैं कि जो अच्छाई में भी बुराई निकालते तो अल्लाह ताला उनको समझ दे। लेकिन ये मेरा पैगाम है कि आप एज अ पेशेंट डॉक्टर से रिलेशन बनाओ और डॉक्टर्स के लिए पैगाम है
कि आप पेशेंट के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन करो ताकि वो अपनी इज्जत के साथ वो मेंटेन हो। खबर एक्सप्रेस न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दोस्तों आपने देखा और सुना किस तरह डॉक्टर कुरैशी साहब के पास सिर्फ आसपास के ही मरीज़ नहीं बल्कि दूर दराज के इलाके जैसे मोमरा थाना से भी मरीज़ इलाज कराने आते हैं, और जिन मरीज़ों का इलाज करने से दूसरे डॉक्टर नाकाम रहे उन्हीं मरीज़ों का इलाज डॉक्टर कुरैशी साहब ने किया। दोस्तों आपने देखा कि किस तरह डॉक्टर साहब ने हेल्थ इशू के हर पहलू पर खुलकर बात की और कोविड के बारे में जानकारी दी और वैक्सीन्स के बारे में भी जानकारी दी। वैसे भी दोस्तों ये समाज दुनिया के तमाम डॉक्टरों का सदैव ऋणी रहेगा। मुंबई से खबर एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए मैं मलिक फरीदी।